गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो भारतीय ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी के वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं, यानी एवरग्रीन क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? याद कर लीजिए, 7वां है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? तो बहुत कम, 2.43%। भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो वह गुजरात की है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु याद कर लीजिए, इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु तो यह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये बड़ा छोड़ कर, ये तो समुद्री सीमा है, नहीं, इससे ऊपर ऊपर वाला तो वह कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो वो कुल कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है? यानी नॉर्थ टू साउथ की बात हो रही है। तो यह कुल कितने किलोमीटर में है? नॉर्थ टू साउथ, यानी इस तरह का विस्तार। तो वह है 3214 किलोमीटर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यानी ये वाली रेखा मतलब कि यह भारत का क्या है? नॉर्थ टू साउथ गुजरती है भारत से होकर, और यह समय की रेखा है। यह इलाहाबाद के पास यानी नैनी से होकर गुजरती है। तो यह उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। यह मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, लेकिन यह बिहार से होकर नहीं गुजरती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा यह बांग्लादेश के साथ है। और भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है? तो ये आराम से देख सकते हैं। भारत का मैप देखिए, वहाँ देखेंगे आप, एक तरफ इधर पाकिस्तान है, थोड़ा सा अफगानिस्तान का इलाका है, फिर बहुत बड़ा चाइना है, यहाँ पर नेपाल मिलेगा, भूटान है, फिर इधर आइएगा आप ईस्ट में तो ये म्यांमार की सीमा है। तो कुल कितने देश हुए? 1 2 3 4 और 5। लेकिन और भी कुछ देश छूट गया। कौन छूटा? यहाँ पर देखिए, एक ये छोटा सा देश है, ये है आपका बांग्लादेश। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चीन 3 और नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो यह भारत और अफगानिस्तान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, फिर आपका मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और यहाँ बीच में झारखंड है। 1 2 3 4 5 6 इधर के राज्य, और नॉर्थ ईस्ट में 2, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो चुंबकीय रेखा है वह भारत के दक्षिणी भारत या और दक्षिण भारत में कौन क्षेत्र? तो यह त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो जो पाक जल संधि है यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? तो चीन से गुजरात की सीमा नहीं मिलती है। म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? म्यांमार की बात हो रही है। तो म्यांमार की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं मिलेगी, असम से नहीं मिलेगी, त्रिपुरा से नहीं मिलेगी, कि मिजोरम से मिलती है। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो भूटान से मेघालय की सीमा न मिलती है, लेकिन सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है। 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है, तो यह अलग करेगा अंडमान व निकोबार को, एक दूसरे से सेपरेट करता है, यानी अलग करता है। कोको जल संधि किन 2 क्षेत्रों को विभाजित करती है? जो कोको जल संधि है
यह एक तरफ तो कोको द्वीप है और दूसरी तरफ कौन है, तो उत्तरी अंडमान की बात हो रही है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, तो मैदानी भाग भारत में बहुत ज़्यादा है। कितना है, तो 43% यानी 43%। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो जो भारत की बटाई है यह भारत को 6 भागों में बांटा गया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो यह काराकोरम श्रृंखला का भाग है। कौन, तो K2 यानी गाडविन ऑस्टिन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है, तो यह महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय का भाग है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है आपका कंचनजंगा। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है, तो यह नेपाल में है और नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है, तो यह सबसे दक्षिणी भाग यानी शिवालिक। शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है, शिवालिक के निचले भाग उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम लोग भाबर। और भाबर के बाद तराई क्षेत्र शुरू होता है। और शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं, तो यह शिवालिक के अपर हिल्स में आता है। तो वह कौन सा होगा, यहाँ देखिए हिमाचल हिमालय या इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई तो यह 6000 मीटर आकी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो वह है अरावली श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद कर लीजिए उसका नाम है गुरु शिखर। और निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो इसमें जो ब्लॉक पर्वत है वह आपका सतपुड़ा है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़ है। अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है, अमरकंटक की बात हो जाए और यह किस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, तो कौन है, मैकाल पहाड़ी की। और सोन एवं नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यही अमरकंटक पहाड़ी। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से या कहाँ तक है, मान लेते हैं तो उसका विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी है, यानी ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका सही उत्तर होगा। और नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा है, नासिक और मुंबई की बात हो रही है, तो थाल भोर, तो इसमें कौन घाट होगा, तो सिनकुटा नहीं है, तो आपका कौन घाट है, नासिक और मुंबई की बात हो रही है, तो वह है आपका थाल घाट, नासिक और मुंबई के बीच स्थित है। भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है, थाल घाट नासिक मुंबई, और भोर घाट की बात हो जाए तो भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ेगा, तो मुंबई पुणे। और पाल घाट तो यहाँ आप चले जाइए और नीचे केरल में, और कोयम्बटूर और कोचीन के बीच जोड़े, यहाँ देखिए कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई कितनी है, जो पाल घाट है तो पाल घाट की ऊंचाई 305 मीटर है। ये सब क्या है, तो दर्रों के नाम हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नीलगिरी ये दक्षिण भारत में है और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की जंक्शन पर स्थित है, लेकिन यह कहाँ आएगा, मुख्य रूप से तमिलनाडु में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई है, तो दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की है और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वह है अनाई मुड्डी। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र यह पूछ रहा है, तो उसका नाम है कोरोमंडल तट।
पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? यानी गुजरात से लेकर गोवा तक का तट है, उसका क्या नाम है? मालाबार तो हो गया आपका, देखिए यहाँ गुजरात से लेकर गोवा और गोवा से नीचे केरल, यह तो आपका मालाबार तट है। लेकिन गुजरात से लेकर गोवा तक की बात हो रही है, तो कौन सा तट होगा? तो वह आपका कोंकण तट है। कौन है? कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी याद कीजिए, वह सैडल पीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, ज्वालामुखी है, ये सिंपल बात है, ज्वालामुखी। तो वह कहाँ है? तो वह अंडमान निकोबार में है। एक नरकोंडम है, एक बैरन है। इसमें एक है जो सुसुप्त अवस्था में है और एक सक्रिय है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर सक्रिय की बात हो रही है। सक्रिय कौन है? तो बैरन सक्रिय है और नारकोंडम सुसुप्त अवस्था में है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है? उत्तरी भारत की बात है, कंकड़ और पत्थर के निक्षेप से निर्मित हुआ है। तो कौन सा है? तो वह है भाभर। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? जो नई है उसको हम लोग कहेंगे खादर। तो 49 का सही उत्तर ए है। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बनिहाल की बात हो, बनिहाल यह आपके जम्मू कश्मीर में है। माना, नीति और लिपू लेख भारत के किस राज्य में अवस्थित ये सब दर्रे हैं? यह सिक्किम में है। सॉरी, सिक्किम नहीं, उत्तराखंड में है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नाथुला और जिलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये सब सिक्किम में है। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? तो लक्षद्वीप यह क्या है? तो यह परवाल निर्मित है। और 54 नंबर, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण होती है? मानसून के रिटर्निंग के कारण, यानी लौटता मानसून। तो 54 का बी होगा। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, उसका क्या नाम है? नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी। तो उसका सही नाम है काल बैसाखी। भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? जो अधिकांश वर्षा है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो केरल में। मानसून का प्रत्यावर्तन किस ऋतु को कहा जाता है? ये मानसून अब वापस लौट रहा है, सिंपल से बात याद कीजिए, तो वह कहा जाता है शरद ऋतु को। चिनाब किसकी सहायक नदी है? चिनाब सिंधु की सहायक नदी है। श्रावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो जो जोग जलप्रपात है यह भारत के गोवा राज्य में स्थित है। सॉरी, जो श्रावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात है यह कर्नाटक में है। और झेलम, व्यास, जस्कर, गोमल आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये सब के सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो जो चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है उसका नाम क्या है? यानी दो नदियों के मिलने से वह एक नदी बनता है, उसका नाम व्यास होगा या सतलज होगा? जल्दी बोलिए, उसका नाम है, न व्यास है न सतलज है, वह चिनाब है। और आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? उद्गम स्थल यानी जहाँ से नदी अपना पानी लेकर वह चलना शुरू करती है नदी, यानी नदी का जहाँ पर जन्म होता है, तो उसका नाम क्या है? भागीरथी। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम है, तो वह नाम है पद्मा। दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर व गंडक ये गंगा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। पासीघाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो पासीघाट यानी ये असम और अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो वह है दिबांग और लोहित, और वहाँ से नदी का नाम क्या पड़ेगा, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो यानी वह पश्चिम वाहिनी नदी है, तो उसका नाम है नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गोदावरी। पेनगंगा, वेनगंगा एवं प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं, पेनगंगा, वेनगंगा एवं प्राणहिता की बात हो रही है, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है, तो जो कावेरी रिवर है यह नासिक में त्र्यंबक पठार या कर्नाटक की ब्रह्मगिरी या सह्याद्री की महाबलेश्वर या विंध्याचल का अमरकंटक, ये चारों प्रमुख नदियों के उद्गम स्रोत हैं। जो नासिक का त्र्यंबक पठार है यह गोदावरी से रिलेटेड है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी, सह्याद्री का महाबलेश्वर पहाड़ी कृष्णा, विंध्याचल का अमरकंटक तो यह नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम है, तो यह नर्मदा का है, और कावेरी ये सोन था तो सोन भी हो जाता। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो जो एस्चुरी बनाती है उसका नाम है ताप्ती। और आगे बढ़ते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदी है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, यमुना। कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है, तो है गंडक। भारत की मीठे पानी की झील वुलर झील भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर। केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है, भारत के किस राज्य में है, तो ये केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क यह भारत के मणिपुर राज्य में है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, कृत्रिम की बात हो तो याद कर लीजिए गोविंद वल्लभ, यहाँ देखिए 78, तो यह गोविंद वल्लभ पंत सागर, यानी 78 का सही उत्तर क्या होगा, 78 का सी। और कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, तो 79 का उत्तर ये होगा आंध्र प्रदेश। पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है, यानी उसमें पोटास बहुत अधिक मात्रा में है, तो जलोढ़। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी या चरनोजम कहेंगे उसको, या रेगुर कहिए। इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, दक्षिण भारत की मिट्टी, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम याद कर लीजिए लेटराइट मिट्टी। कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 या 66-67 की बात है, तो जो एक्यूरेट आंसर है वह 66-67। लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो वह कौन सा राज्य है, तो वह केरल है। भारत के संविधान में कृषि किस सूची का विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसलें हैं, जायद की, राई, उड़द, मूंग या ये सभी फसलें हैं, इसमें से बताइए एक्यूरेट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर है सभी, यानी राई, उड़द और मूंग जायद की फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन फसल रेशेदार फसल नहीं है, तो इसमें जो तंबाकू है रेशेदार नहीं, बाकी कपास, पटुआ और जूट रेशेदार फसलें हैं। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, हरित क्रांति के फर्स्ट फेज 66-67 और दूसरा फेज की बात पूछ रहा है, तो द्वितीय हरित क्रांति यह 1983-84। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं और चावल। और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, भिलाई जो का स्थापना हुआ है तो वह सोवियत संघ यानी आज के रूस के सहयोग से हुआ है। भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना स्थापित किया गया था, एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना, तो फर्स्ट कौन था, पश्चिम बंगाल के जेके नगर में। 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, बोकारो स्टील प्लांट, तो बोकारो भी
सोवियत संघ यानी रसिया। सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो सलेम तमिलनाडु में है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्या नाम है इसका? तो भाखड़ा नंगल, तो यह सतलज नदी पर है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन? तो बगलिहार परियोजना, तो यह झेलम नदी पर है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में होगी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या नाम है इसका? तो तुलबुल परियोजना, तो यह झेलम में है। माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इनका नाम क्या है? तो माता टीला परियोजना, तो माता टीला परियोजना का संबंध बेतवा नदी से है। नाफ्ता झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? क्या नाम है? नाफ्ता झाकड़ी, तो नाफ्ता झाकड़ी का संबंध हिमाचल प्रदेश और सतलज से है। सन 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी? 1818 की बात हो रही है, तो कहाँ पर? तो कोलकाता में। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को। मध्य प्रदेश का नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का नेपानगर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 1906 में भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित हुआ। कहाँ? तो रानीपेट, और रानीपेट कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। और जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्वीम नेविगेशन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। तो कहाँ स्थापित किया गया? याद कीजिए, विशाखापट्टनम में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में है। भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन करता है? याद कीजिए, कर्नाटक। किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? तो मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। विश्व में लौह, यहाँ देखिए, विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। लौह उत्पादन में भारत क्या है? तो दूसरे नंबर पर। सॉरी, स्टील के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन लौह उत्पादन में चौथे स्थान पर है अभी। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? याद कीजिए, बॉक्साइट की बात हो रही है, तो बॉक्साइट ओडिशा। सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य तो कर्नाटक है। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किसमें? तो कोयला उत्पादन में, तो तीसरा। संसाधन अभी वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में कितने नंबर पर है? कमेंट कीजिएगा। संसाधन के प्रकार होते हैं, तो संसाधन के कुल प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर यदि पूछा जाए तो वे 2 होंगे। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं यानी नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, वे क्या कहलाएंगे? वे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की कितने % है? पहले तो यह 2% था, और इसमें भी 2% दिया है, लेकिन वर्तमान में कुछ बढ़ा है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो NH-44 है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राजमार्ग है वो 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? सर्वाधिक घनत्व की बात हो तो याद कीजिए, केरल। भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य फर्स्ट है? कुल लंबाई महाराष्ट्र। भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो तो यह रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया।
भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है, तो वर्तमान में कौन है, तो उसका नाम गतिमान एक्सप्रेस है। और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है, तो वह है विवेक एक्सप्रेस। भारत में आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो उसका गठन किया गया 1986 में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा मुंबई है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो यह इलाहाबाद से हल्दिया, लेकिन इसको बढ़ाकर वाराणसी से हल्दिया कर दिया गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ और वह प्राकृतिक की बात है, तो वह कौन सा है, विशाखापट्टनम। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है, तो विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात हो रही है, तो 1995 में। भारत की जनसंख्या विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 1 मिनट। तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का भारतीय जनसंख्या 17.5% है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात हो रही है, तो वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो वह सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंट के हिसाब से तो मिजोरम में। कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, क्या नाम है इसका, कुकी, तो कुकी पाई जाती है मणिपुर में। और बकरवाल गुजरवाल जनजाति है भारत के किस राज्य में पाई जाती है, ये सब चरवाहे हैं और ये सब जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। तो आशा करते हैं कि यह भारत के ज्योग्राफी का संबंधित 135 क्वेश्चन थे, आपको जरूर अच्छा लगेंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।